के साथ 2 ईंट लाओ। कभी छोटा हो तो कवि के नीचे ईंट फंसाओ, कभी लंबा हो तो माइक के नीचे ईंट फंसाओ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आज पहली बार इतने रंग बिरंगे चेहरे देख रहा हूँ कवि सम्मेलनों में। मैं शिवा इंदौरी आपके बीच में पहले कवि के रूप में भाई साहब ने मुझे उठाया है। सभी को प्रणाम करते हुए आपको रंग पंचमी की कलर की सबकी बधाई देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे तो मेरा सांवेर में आना जाना चलता रहता है, क्योंकि यहीं का आपके नगर का बेटा भाई शुभम कुमावत मेरा बहुत अच्छा मित्र है, भाई भी है और आते रहते, पर कवि सम्मेलनों के मंच पर मैं पहली बार आया हूँ। एक बार आप मुझे पहले कवि के रूप में चूंकि मुझे उठाया तो एक बार तालियां बजाकर आदेशित करिए कि हम कवि सम्मेलन का शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल भैया, आज का जो समय चल रहा है वो समय ऐसा चल रहा है सब कि आजकल के, मैं बच्चों की बात से शुरुआत करता हूँ कि जो बच्चे होते हैं आजकल के बच्चे, ऐसा लगता ही नहीं कि वो बच्चे पैदा हो रहे हैं साहब, वो ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट यूट्यूब से डाउनलोड हो रहे हैं। मतलब आजकल के बच्चे ऐसे कि आप अगर इनके सवाल पूछ लो, अगर ये बच्चे आपसे सवाल पूछ ले कि क्या क्या सवाल पूछते हैं तो आपका खुद का दिमाग खराब हो जाता है। मतलब किसी के भी घर में पूछ लो, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मेरे घर में एक 5 साल का बेटा है साहब, उसके सवाल में वो जब सवाल मुझसे पूछता है तो मैं पागल हो जाता हूँ, भाई ऐसे कैसे सवाल पूछता। तो वो एक दिन आया मेरे पास में, वो बोला पापा पापा आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने क्या, पूछो बेटा। बोले पापा पापा मैंने सुना पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। बोले पापा अगर पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं तो क्या साले को धर्मशाला कह सकते हैं? ये बच्चों का सवाल है साहब। और ये बच्चे कब रोना चालू कर दे, कब हंसना चालू कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। मेरे हालांकि कोई राजनीतिक से किसी से कोई टिप्पणी करता नहीं और मुझे कोई संबंध भी नहीं है, पर वो बच्चा कब रोना चालू कर दे, किस बात पे हंसना चालू कर, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। मैं एक बार अभी पिछले, हम लोग सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो सुबह जब मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था तो घर में जैसे ही मैं अंदर आया तो मेरा बेटा रोता हुआ दिखा। मैंने क्या क्यों रो रहा? बोले मम्मी ने मारा और बहुत जोर जोर से रो रहा। मैंने कहा चल एक काम करें, बच्चों को क्या है आजकल के अगर मोबाइल दे दो तो भले ही वो कितना ही रोते हो चुप हो जाए। मैंने उसको मेरा मोबाइल दिया, मैंने कहा एक काम कर बेटा तो ये मोबाइल लो, चाहते कमरे में जाके देख। अब वो उसके बेडरूम में गया, 2 मिनट बाद भाई साहब क्या देखता हूँ कि वो जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। मैंने क्या हुआ क्या इसको? बाहर बेडरूम, मतलब मैं हॉल में बैठा था वहां तक आवाज है। मैंने कहा देखो उससे क्यों हंस रहा है? मैं अंदर जाके देखता हूँ तो क्या देखता हूँ भाई साहब कि वो राहुल गांधी के यूट्यूब पर भाषण सुन रहा। मैंने क्या भैया इसमें क्या है, तो क्या समझ में आ रहा है? हालांकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। बोले मैंने क्या तेरे को क्या समझ में आ रहा है? बोले पापा पापा ये बच्चों की बात है और बच्चे की बात बच्चे ही समझेंगे। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं पहला कवि हूँ। एक बार अगर आपकी तालियों का समर्थन मिलेगा तो मैं बहुत आपके बीच में 10-15 मिनट रहूंगा। भाई साहब अभी आप देख रहे हो कि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में अगर हम बात करते तो सिर्फ 2 ही बाबा अभी चल रहे हैं। एक चल रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा और एक चल रहे हैं अपने प्रदीप मिश्रा जी। मेरे एक बार जम से जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी, अगर बजा ही रहे तो। मेरी पत्नी अतुल भैया, मेरी पत्नी अभी अपने प्रदीप मिश्रा जी की कथा में से आई और कथा में से सुन के आई, तो वहां से जो बाबा जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वो सुन के आई। तो उन्होंने कहा कि बोले शिव अब मैं कथा सुन के हूँ तो पंडित जी ने कुछ उपाय बताए, उससे अपने घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि आएगी। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या करना है? बोले अपने को रोज सबसे पहले उठना है तो तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाना। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। और उसके बाद पहली रोटी अपने को कुत्ते को, गाय को खिलाना और दूसरी रोटी अपने को कुत्ते को खिलाना। मैंने कहा ठीक है ये भी करो। पर अब साहब क्या कि मैं तो इंदौर से आया और इंदौर नगर निगम में क्या है कि कुत्ते और गाय आपको दिखेंगे नहीं, और मैं तो क्या उज्जैन रोड पे रहता हूँ, उस कॉलोनी में कुछ भी नहीं दिखता, ना कुत्ते दिखते ना गाय दिखती। पर पंडित जी ने कहा तो उसकी बात तो मानना ही पड़ेगी। अगर प्रदीप मिश्रा जी ने बोल दिया तो कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो उनकी बात टाल सके। अब वो जल तो चढ़ा दिया भाई साहब, जल तक की तो बात हो गई, पर अब बात जब रोटी की आई तो जैसे ही रोटी बनी तब गाय ढूंढे तो गाय नहीं मिले, कुत्ता ढूंढे तो कुत्ता नहीं मिले। तो वो क्या करती कि भोली है मेरी पत्नी, बहुत भोली है, तो वो क्या करती काम भी वैसे करते। बोले अगर कुत्ता और गाय नहीं मिले तो एक काम करता हूँ, जो पहली रोटी बनेगी वो खुद खा लेती है। ये असर होता है साहब इनका, और इनका कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। मैं बता रहा हूँ मेरी पत्नी इतनी बोली है भाई साहब कि पिछले दिनों मेरा एक मित्र है अजय करके, वो बीमार चल रहा था, कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। तो हम दोनों उससे मिलने गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तू बहुत क्या हो गया, तो वो क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, देख तेरी हालत कैसी गिर गई है। तो बोला शिवा भाई पता नहीं यार क्या हो रहा, मैंने सब सारे टेस्ट करा के देख लिए, सारी रिपोर्टें भी कोई नेगेटिव आई है, कुछ भी ऐसा कुछ बॉडी में कुछ लगा नहीं मेरे को कि कुछ बीमारी है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही कि बीमारी क्या है। तो एकदम मेरी पत्नी बोल पड़ी कि बोले भैया अजय भैया एक काम करो ना, आप पोस्टमार्टम करा के देख लो। बोलो उसमें सब पता चल जाता है।
ये हालत है। और पत्नियां जब गांव की होती है, भोली होती है, तो वो ऐसी होती है। और हम तो साहब कवि है, हम तो क्या करते हैं, अगर किसी महिला के बारे में, किसी लड़की के बारे में अगर सोच ले कि ये लड़की मेरे को अगर अच्छी लग रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए और वो क्या निकलती है। मैं सुनाना चाहता हूँ, भाई साहब सुनिएगा कि मैंने देखी एक छोरी दिखने में बड़ी गोरी, सुंदरता ऐसी जैसे कोई परी आई है। और गोरे गोरे गाल देखे, होठ मैंने लाल देखे, बोले जब वो तो लगे कोई शहनाई है। तो मन मेरा खिल गया और मेरा दिल गया, मेरी बीमारी की तो बस वही दवाई है। और देखा जब मेरा हाल, बोला एक मित्र पाल, वो कोई परी नहीं वो काम वाली बाई है, वो कोई परी नहीं वो काम वाली बाई है। तो ये दुर्घटना हो जाती है भाई साहब। अभी अतुल भैया, मैं जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले 6 महीने से मेरे बढ़ते हुए पेट के कारण बहुत परेशान हूँ। मतलब 6 महीने पहला मेरा जो वजन था 80-82 किलो था, अभी आज की कंडीशन में मेरा 98 किलो वजन हो गया है। और इस बढ़ते हुए पेट के कारण बड़ी समस्या आ रही है मेरे साथ में। अजीब अजीब लोग बोलते, बोले तू मोटा हो गया, ये हो गया, वजन कम कर ले। अभी 1 मार्च के दिन मेरी पत्नी का जन्मदिन था, तो हम दोनों ने क्या किया, व्हाट्सअप के स्टेटस पे हम दोनों का, मैंने मेरी पत्नी का फोटो लगाया मैंने, तो मेरी बहन का मैसेज आया, बोले भैया एक बात पूछनी थी। मैंने क्या पूछ? बोले भाभी प्रेग्नेंट है क्या? मैंने क्या नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही है ऐसा? बोले नहीं, वो फोटो में देख के लग रहा कि भाभी प्रेग्नेंट है। मैंने क्या पागल थी ना, गलती से मेरा पेट देख लिया होगा। ये चीजें हो जाती है भाई साहब। अच्छा, इस पेट को कम करने के लिए मैंने बहुत कुछ प्रयास भी किए। डाइटिशियन के पास गया तो वो बोलता है कि भैया वो एक काम करो, बोला आप खाना खाने के बाद में रोज सुबह शाम जो है कि 1 घंटा घुमा करो। मैंने कहा ठीक है। मैं पिछले 6 महीने से एक घंटा रोज घूमता हूं, पर वजन तो कम नहीं हुआ, उल्टा मेरी मोटरसाइकिल का 50 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, वजन कम नहीं हो रहा। तकलीफ मेरी यहाँ बढ़ रही है। अभी मेरी हाइट एक तो 6 फीट। अभी भाई साहब बोले थे, अतुल भैया बोले थे, बोले शिवा तेरी जैसी पर्सनालिटी और जैसी तेरी हाइट है ना, इसके हिसाब से तेरे को वीर रस का कवि होना चाहिए। बोले दुश्मन देख के डल जाए, ऐसी तेरी पर्सनालिटी है। अब इनको क्या बताऊं भाई साहब मैं, कि घर में मेरी लोग ही मेरे से नहीं डरते, दुश्मन क्या खाक डरेगा? ये पर्सनालिटी से कुछ भी नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी हाइट इतनी है कि घर से निकलता हूँ तो गेट दिक्कत देता है, घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरा सेट दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूँ मेरी प्रेमिका से मिलने तो हम दोनों के बीच में मेरा ये पेट दिक्कत देता है। वाह, एक बार पीछे तक तालियां बजा दीजिए थोड़ा सा। भाई साहब, इस पेट को कम करने के लिए एक तो मैंने इसको बहुत लाड़ प्यार से पाला है, और उसके बाद ये इतना बड़ा हो गया, पर इसके बढ़ते हुए पेट के कारण जो दुष्परिणाम निकल रहे, इसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। सुनिएगा, एक कविता से जोड़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि ए मेरे प्यारे सगे पेट, ए मेरे प्यारे सगे पेट, तू मेरा थोड़ा सा दर्द जान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरी इतनी सी बात मान ले यार, कि कचौरी समोसा और आलू बड़ा भी खूब खिलाया तुझे, छाछ लस्सी और कोल्ड ड्रिंक्स भी खूब पिलाया तुझे। अरे मूंग का हलवा, दूध का कलाकंद और सांची का श्रीखंड दिया, गन्ने का जूस, बादाम का शेक और जल में जीरा डालकर पिया। तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, जरूरत से ज्यादा तेरा मान रखा रे मैंने, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया, देख तेरे बढ़ते हुए आकार ने मेरा क्या हाल किया। मेरा बेटा भी अब मुझे कुछ भी खाने से रोकता है, और पापा आप बहुत मोटे दिखते हो ये कहकर बार बार टोकता है, पापा आप बहुत मोटे दिखते हो ये कहकर बार बार टोकता है। और ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं, मोटा मोटा कह के लोग सांप की तरह डसने लगे हैं। और पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरी मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार, एक बार ऐसा होता है साहब, पेट को कम करने के लिए कुछ भी करो पर कुछ होता नहीं। एक बार आप तालियां बजाते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। साहब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी पिछले महीने वैलेंटाइन डे गया, तो मेरा एक मित्र, हमारे घर के सामने हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ा गार्डन है, वो दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर। तो बोलता है, वो उसकी प्रेमिका बोलती है कि बोले मेरे बारे में कोई 4 लाइनें सुनाओ, जो आप मुझ में देखते हो, क्या देखते हो उस तरह से आप मुझे सुनाओ। तो उसने 4 पंक्तियां सुनाई, मैं सुन रहा था पास में, तो मैंने क्या सुना वो सुनिएगा। वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, किस तरह से प्रशंसा कर रहा है वो देखिए, कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो, वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत
ज्यादा है जाने मन, वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन। बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस लगती हो, बगीचे में टहलती, ये चीजें हो जाती है साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अभी हमारे घर में क्या हुआ कि मेरी पत्नी से लड़ाई होती रहती है, मेरी पत्नी से लड़ाई होती है, हर दिन लड़ाई होती रहती है। तो इस बार मैंने क्या करा, उसके बजाय मेरे ससुर जी को मैंने बोलना चाहा कि एक बार शिकायत करके तो देखूं मैं कि आखिर लड़ाई होती है तो इसको आप समझाते क्यों नहीं हो भाई साहब। थोड़ा सा पी लो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। सावेर है यहाँ, अच्छे अच्छे पानी मांग लेते बेटा। तो भाई साहब मैं मेरे ससुर जी को फोन लगाया, मैंने कहा कि मेरी आपकी बेटी जो है बहुत झगड़ा करती है, आपने कुछ समझाया नहीं। तो मैं एक कविता से जोड़ना चाह रहा हूँ जिसका शीर्षक है ससुर और दामाद की पीड़ा। मैंने मेरे ससुर जी को बताया कि आपकी बेटी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। आपकी एक पत्नी से लड़कर गया मैं ससुराल, पत्नी से लड़कर गया मैं ससुराल और ससुर जी से मिलकर बताया मैंने मेरा हाल। मैंने कहा आपकी बेटी बहुत झगड़ा करती है और झगड़ा भी बड़ा तगड़ा करती है। क्या आपने शादी से पहले उसे समझाया नहीं? क्या आपने शादी से पहले उसे समझाया नहीं? पति से कैसे रहना है ये बताया नहीं? शादी के बाद तो रातों की नींद हराम हो गई, जीते जी मेरी जिंदगी जैसे शमशान हो गई। अब आप ही मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए, अब आप ही मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए, इस समस्या से कैसे बचूं ऐसा कोई काम बताइए। फिर ससुर जी ने सासू जी की तरफ देखकर मुझसे कहा, अब यहां से ससुर जी की पीड़ा चालू होती है कि फिर ससुर जी ने सासू जी की तरफ देखकर मुझसे कहा कि जमाई साहब क्या बताऊं कि मैंने भी क्या क्या सहा, आधी उम्र गुजर गई पर सुकून का अभी तक एक पल ना मिला, और तुम्हें तो क्या यहाँ बैठे किसी को भी इस समस्या का हल ना मिला। तुम मेरी तरफ देखकर जीवन जीना सीख लो, लड़ाई के जहर वाला घूंट पीना सीख लो। एक तरफ जमी तो एक तरफ आसमां है, सोचो बेटा मेरा क्या हाल होता होगा। मेरे पास तो तुम्हारी पत्नी की भी माँ है, मेरे पास तो तुम्हारी पत्नी की भी माँ है। एक बार आप तालियां बजा दीजिए। इतनी कंजूसी मत करिए, तालियां बजाने में आप इतनी बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। मैं एक अंतिम रचना अपनी सुना के अपना स्थान लूंगा क्योंकि टीम बड़ी है, बड़े लोगों को भी सुनना है। एक अंतिम कविता अतुल भैया, आपने देखा होगा हर बड़े शहरों पर जो चौराहे होते हैं उन चौराहे पर आपने भीख मांगने वाले बच्चे जरूर देखे होंगे। तो एक बार मैं भी इस लवकुश चौराहे पर खड़ा था, मेरी कार से जा रहा था, तो एक बच्चा जब भीख मांगने के लिए आया तो मेरी जेब में जो 5 रुपए 10 रुपए थे वो मैंने उसे दे दिए। पर उस बच्चे की क्या पीड़ा मैं अपनी कविता में उतार पाया। हालांकि बच्चों को पैसा नहीं देना चाहिए, पर उस बच्चे की अपनी विडंबना रहती है, उसकी अपनी मजबूरी रहती है। तो हमने बस जो भी होता अगर आप सक्षम है तो जरूर दीजिए। तो मैंने उसे 5 रुपए 10 रुपए देना थे वो दिए, पर उसकी क्या पीड़ा उतार पाए सुनिएगा कि एक चौराहे पर एक दृश्य मैंने देखा, एक चौराहे पर एक दृश्य मैंने देखा, उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा, और नन्हे नन्हे हाथों में घर की जिम्मेदारियों का बोझ था। नन्हे नन्हे हाथों में घर की जिम्मेदारियों का बोझ था और पढ़ने लिखने की उम्र में काम का और डोज था। खेलना कूदना तो जैसे उसे आता ही नहीं, खेलना कूदना तो जैसे उसे आता ही नहीं, बचपन क्या होता है ये उसे पता ही नहीं। भूख से खाली पेट मैंने उसे भीख मांगते देखा है, उगते हुए सूरज को मैंने डूबते हुए देखा है। और वो कोई भिखारी नहीं। अभी आप तालियां भले ही रोक लीजिए, पर वादा करता हूं उसकी अंतिम पंक्ति पर आप अपनी ताली रोक के नहीं बता पाएंगे कि वो कोई भिखारी नहीं, वो भी भारत का भविष्य होता, और स्कूल आश्रम का पता नहीं उसे, वरना वो भी किसी गुरु का शिष्य होता। और काश होता उसे भी अपने बचपने का एहसास, काश होता उसे भी अपने बचपने का एहसास। खेलता कूदता पढ़ता लिखता बनता वो भी कोई खास, मैंने उसकी आंखों में आंसू बनते देखा है, भारत के भविष्य को मैंने भीख मांगते देखा है। हाँ मैंने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है, उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।